कल्पना कीजिए, आज से हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले का समय, जब घड़ी की सुइयां नहीं थी पर समय अपनी रफ्तार से बहता था। न कोई शहर था, न ईंटों की दीवारें, न सड़कें थीं, न ही आज का शोर, न लिखित इतिहास था, न कोई राजा और न ही सीमाओं में बंधे राज्य। चारों तरफ केवल प्रकृति का अखंड साम्राज्य था। ऐसे घने जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तलाशती थी। अनंत तक फैले खुले मैदान, कल कल करती बेखौफ बहती नदियां, और एक ऐसा खुला नीला आसमान जो रात में अनगिनत तारों की चमकदार चादर ओढ़ लेता था। इसी विराट प्रकृति के बीच एक नन्हा सा जीव संघर्ष कर रहा था। मनुष्य। यह आज का आधुनिक मानव नहीं था, बल्कि अस्तित्व की जंग लड़ता एक आदिम जीव था। यही मनुष्य धीरे धीरे इस धरती पर अपने पैरों के निशान छोड़ रहा था। यही वह मिट्टी थी जिसे आज हम भारत कहते हैं। ये भूमि कभी उन जानबाज शिकारी मानवों का घर थी, जिनकी रगों में बहते साहस ने आगे चलकर महान सभ्यताओं को जन्म दिया। आज हम भारत के इतिहास की यात्रा बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे। उस समय से, जब इतिहास स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों पर खरोंच कर लिखा जाता था। जब इतिहास पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि हर दिन जिया जाता था। भारत का भूगोल एक ईश्वरीय वरदान। भारत केवल एक भूखंड या देश नहीं है, ये प्रकृति की एक अद्भुत और विशेष रचना है। जरा नजर घुमाए, उत्तर में ऊंचे और बादलों को चूमते विशाल हिमालय। ये बर्फ से ढके पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं थे, इन्होंने हजारों साल तक एक अभेद्य दीवार बनकर भारत की रक्षा की। इन्होंने उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोका और मानसून की बूंदों को समेटकर भारत की झोली में डाल दिया। दक्षिण में नजर डालिए, जहां गहरा और अनंत महासागर गरजता है। पूरब और पश्चिम में मीलों तक फैले सुनहरे समुद्री तट, और इन सब के बीच में वह हृदय स्थल जहां उपजाऊ मैदानों का विस्तार है। भारत की इन धमनियों को देखिए, नदियों का वह विस्तृत जाल जिसने इस मिट्टी को सोना बनाया। सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी, इन नदियों ने इस धरती को सिर्फ पानी नहीं दिया, इन्होंने प्यास बुझाए, इन्होंने मिट्टी को उपजाऊ बनाया, और सबसे बढ़कर इन्होंने संस्कृति को पालने में झुलाया। इसी भूगोल की गोद में मानव जीवन बहुत प्रारंभिक काल में ही स्थिर होने लगा था। प्रागैतिहासिक काल, मौन पत्थरों की जुबानी। इतिहास का वह अध्याय जिसका कोई लिखित पन्ना मौजूद नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन जहां शब्द मौन हो जाते हैं, वहां वस्तुएं बोलने लगती हैं। इस काल की कहानी हमें उन पत्थरों से पता चलती है जिन्हें इंसान ने तराशा था, उन हड्डियों से जो मिट्टी में दब गई थीं, और उन गुफाओं की रहस्यमयी चित्रकारी से जो आज भी समय को मुंह चिढ़ा रही हैं। यही वह मूक इतिहास है जिसे हमें समझना है। पुरापाषाण काल, अस्तित्व की पहली जंग। यह मानव इतिहास का सबसे लंबा और सबसे पुराना दौर था। इस समय का मनुष्य पूरी तरह प्रकृति का दास था। वह एक घुमक्कड़ शिकारी था, उसका कोई स्थायी पता नहीं था। जहां रात हुई वही बसेरा, उसका भोजन जंगलों में दौड़ते जानवर, पेड़ों से गिरे फल और कंदमूल। उसके पास आज की तरह मशीनें नहीं थीं। उसने एक पत्थर को उठाया, उसे दूसरे पत्थर पर मारा और बनाया अपना पहला हथियार। भद्दे, अनगढ़ लेकिन जानलेवा। उसके पास पहनने को रेशम या सूत नहीं था। वह कड़कती ठंड में पेड़ों की छाल लपेटता या शिकार किए गए जानवर की खाल से अपना बदन ढकता। आग उसके लिए एक चमत्कार थी। शुरुआत में वह बिजली कड़कने या जंगलों की आग से डरता था, पर धीरे धीरे उसने इस पर विजय पाना सीखा। भारत के सीने पर इस काल के गहरे निशान मिलते हैं। सोन घाटी की तलहटी में, नर्मदा घाटी के किनारों पर, और सबसे जीवंत प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका, इतिहास की पहली चित्रशाला। मध्य प्रदेश की इन गुफाओं के भीतर कदम रखते ही वक्त ठहर जाता है। हजारों साल पहले, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होगी या कोई जंगली जानवर दहाड़ रहा होगा, तब एक आदिम मानव इन दीवारों पर अपनी कल्पनाएं उकेर रहा था। इन चित्रों को गौर से देखिए। कहीं कोई अकेला इंसान एक विशाल जानवर का पीछा कर रहा है, कहीं पूरा समूह हाथ में हाथ डालकर नाच रहा है। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये सबूत है कि उस समय का मनुष्य सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जी रहा था। वह महसूस करने लगा था।
वह कला को समझने लगा था। वह अकेले से समूह की शक्ति को पहचानने लगा था। यही वह समय था जब इंसान ने जीवित रहने की कला को जीवन जीने के ढंग में बदलना शुरू कर दिया था। ये तो बस शुरुआत थी। पत्थरों का ये युग अभी और भी कई बदलाव देखने वाला था। शिकारी से किसान बनने तक का सफर, और गुफाओं से निकलकर नगरों तक पहुंचने की कहानी, कि कैसे इंसान ने पत्थरों को और सूक्ष्म किया और कैसे धरती पर पहली बार अनाज का दाना मुस्कुराया। कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां इंसान ने प्रकृति से लड़ना छोड़कर उसके साथ तालमेल बिठाना सीख लिया। ये गुफाओं से निकलकर बस्तियां बसाने का दौर है। वक्त का पहिया घूम रहा था। लाखों साल के संघर्ष के बाद धरती के तापमान में बदलाव आया। बर्फ पिघली, नदियां अपनी पूरी रफ्तार में बहने लगी और चारों तरफ हरियाली छा गई। इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा था। उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसने देखा कि मिट्टी में गिरा हुआ एक बीज पानी पाकर नन्हे पौधे में बदल जाता है और फिर वही पौधा उसे फल और अनाज देता है। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, खेती की शुरुआत। अब इंसान को भोजन की तलाश में मीलों भटकने की जरूरत नहीं थी। अब उसे शिकार के पीछे भागते हुए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी पहली फसल बोई, जौ और गेहूं, और जैसे ही इंसान ने बीज बोया वो उसी मिट्टी से बंध गया, क्योंकि फसल को बोने से लेकर काटने तक उसे महीनों वहीं रुकना था। यहीं से घुमक्कड़ जीवन का अंत हुआ और स्थायी जीवन की नींव पड़ी। इंसान ने अब पत्थर के औजारों को पहले से ज्यादा छोटा, नुकीला और चमकदार बना लिया था। इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। अब उसके पास कुल्हाड़ी थी, हंसिया था और अनाज पीसने के लिए पत्थर के सिलबट्टे थे। मेहरगढ़, भारत का पहला गांव, आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बोलन दर्रे के पास एक जगह है, मेहरगढ़। 7-8 हजार साल पहले यहाँ भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता मुस्कुरा रही थी। यहाँ के लोग सिर्फ अनाज उगाना नहीं जानते थे, उन्होंने जानवरों को अपना दोस्त बनाना भी सीख लिया था। जरा सोचिए, कुत्ता जो कभी शिकार में मदद करता था, अब इंसान का वफादार साथी था। भेड़ और बकरियां अब सिर्फ मांस के लिए नहीं, बल्कि दूध और ऊन के लिए भी पाली जाने लगी। मेहरगढ़ के लोग ईंटों के चौकोर घरों में रहते थे। उनके पास अनाज रखने के लिए बड़े बड़े कोठार थे। उन्होंने मिट्टी को आकार देकर उसे आग में पकाना सीख लिया था, जिससे चमकीले और सुंदर बर्तन बनने लगे। बदलती सोच और परंपराएं, स्थायी जीवन ने इंसान के सोचने का तरीका बदल दिया। अब उसके पास खाली समय था। उसने टोकरियां बुनी, कपड़े सिलने शुरू किए और पत्थर के मनकों से गहने बनाए। लेकिन इससे भी बढ़कर इंसान ने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया। मेहरगढ़ की कब्रों में हमें इंसानों के साथ बकरियां दफन मिली हैं। यह इस बात का सबूत है कि उस समय का इंसान यह मानने लगा था कि मौत के बाद भी कोई दुनिया है जहां उसके अपनों को भोजन की जरूरत पड़ेगी। कश्मीर के बुरजहोम में भी हमें अनोखे घर मिले हैं। वहां लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे ताकि बर्फीली हवाओं से बच सकें। दक्षिण भारत के राख के टीले हमें बताते हैं कि वहां पशुपालन कितनी बड़ी तादाद में होता था। इंसान अब सभ्य हो रहा था, गांव बड़े हो रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही थी। अब समाज में नियम बन रहे थे, मुखिया चुने जा रहे थे। और इसी समृद्धि के बीच इंसान की महत्वाकांक्षा उसे एक नए सफर पर ले जाने वाली थी। वह मिट्टी और लकड़ी से ऊपर उठकर धातु की दुनिया में कदम रखने वाला था। तांबे की खोज ने इंसान को नया साहस दिया। अब वह गांवों की सीमाओं को तोड़कर शहरों के सपने देखने लगा था। एक ऐसी सभ्यता जो अपनी नगर योजना और व्यापार के लिए आज भी हमें हैरान कर देती है। तैयार हो जाइए सिंधु नदी के किनारों पर बसने वाले उन महान नगरों की यात्रा के लिए, जिसे दुनिया हड़प्पा के नाम से जानती है। वक्त बीतता गया, गांवों की छोटी बस्तियां अब बड़ी होने लगी थी। इंसानी बस्तियों का कारवां अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर बढ़ रहा था। उत्तर पश्चिम भारत में जहां सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती थीं, वहां एक चमत्कार जन्म ले रहा था।
आज से लगभग 4500 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में रह रहे थे, भारत की इस मिट्टी पर दुनिया की सबसे विकसित और संगठित सभ्यता खड़ी हो रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हजारों सालों तक ये शहर मिट्टी के नीचे दफन रहे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। फिर साल 1921 में जब रेल की पटरी बिछाने के लिए खुदाई शुरू हुई, तो इंजीनियरों को लगा कि उन्हें पुरानी ईंटों का कोई ढेर मिला है। पर वे ईंटें आम नहीं थीं। वे एक महान इतिहास की पहली झलक थीं। दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी जैसे खोजियों ने जब मिट्टी हटाई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। मिट्टी के नीचे से सड़कों के जाल, पक्के मकान और शानदार शहर निकल रहे थे। जरा कल्पना कीजिए मोहनजोदड़ो की उन सड़कों की। वे आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह सीधी थीं और एक दूसरे को ग्रिड सिस्टम पर काटती थीं। यहाँ के घर पकी हुई ईंटों से बने थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस दौर में दुनिया पत्थर या कच्ची मिट्टी के घरों में रहती थी। हर घर का अपना एक आंगन था, अपनी रसोई थी और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर का अपना स्नानघर यानी बाथरूम था। लेकिन इस सभ्यता की असली ताकत उनके घरों में नहीं, बल्कि उनकी सड़कों के नीचे छिपी थी। वह थी उनकी जल निकासी व्यवस्था। हर घर की नाली बाहर की बड़ी नाली से जुड़ी थी, जो ढकी हुई थी। स्वच्छता का ऐसा ध्यान जैसा आज भी कई बड़े शहरों में नहीं दिखता। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी भी थे। गुजरात के लोथल में हमें दुनिया का पहला बंदरगाह मिला है। यहाँ से भारत के जहाज अरब सागर की लहरों को चीरते हुए मेसोपोटामिया और मिस्र तक जाते थे। वे हाथी दांत के गहने, कीमती पत्थर और सूती कपड़े विदेशों में बेचते थे। वे माप तौल के उस्ताद थे। उनके पास एक समान वजन के बाट थे, जो उनकी व्यापारिक सटीकता को दर्शाते हैं। वहां के बाजारों में जब आप कदम रखते तो आपको कारीगरों की छेनी की आवाज सुनाई देती, जो शंख और तांबे के खिलौने बना रहे होते थे। बच्चों के लिए मिट्टी की गाड़ियां, सीटी और झुनझुने, वे हर छोटी चीज में खुशियां तलाशते थे। एक अनसुलझा रहस्य, सिंधु घाटी की हजारों मुहरें मिली हैं। इन मुहरों पर एक सींग वाले बैल, हाथी और बाघ के चित्र बने हैं। इन पर कुछ लिखा भी गया है, एक ऐसी लिपि जिसे दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आज तक पढ़ नहीं सके। यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम उस लिपि को पढ़ पाते तो शायद हमें पता चलता कि वे कौन थे, उनके राजा कौन थे और वे आपस में क्या बातें करते थे। लेकिन फिर साल 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये चमकते हुए शहर खामोश होने लगे। लोग घर छोड़कर जाने लगे। ऐसा क्या हुआ होगा? क्या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? क्या कोई भयानक बाढ़ आई जिसने सब कुछ निगल लिया? या फिर दशकों तक पड़ने वाले अकाल ने खेती को तबाह कर दिया? कारण जो भी रहा हो, पर वह महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास की गहराई में सो गई। शहर खंडहर बन गए, पर उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उन्होंने जो नगर योजना, जो सफाई और जो कला हमें दी, वह आज भी हमारे डीएनए में बसी है। सिंधु घाटी की खामोशी के बाद भारत की धरती पर एक नई गूंज सुनाई देने वाली थी। ये गूंज पत्थरों की नहीं, बल्कि शब्दों की थी। अब कहानी शहरों से निकलकर गंगा के मैदानों की ओर बढ़ रही थी, जहां वेदों की ऋचाएं लिखी जाने वाली थीं। अगले अध्याय में हम देखेंगे उस काल को जिसने भारत को उसका आध्यात्मिक और सामाजिक ढांचा दिया। वैदिक युग। तैयार हो जाएं मंत्रों, रथों और ज्ञान के उस अद्भुत सफर के लिए।